हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम रैमी की सुपरहिट मूवी स्पाइडरमैन 3 मूवी से जुड़े कुछ अननोन, शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें आई थिंक बहुत ही कम लोग ही जानते होंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं ऐसी ही सिनेमैटिक मूवी से जुड़ी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी अब तक की आई सभी स्पाइडरमैन फिल्मों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे यादगार ट्रिलॉजी मानी जाती है, क्योंकि इस ट्रिलॉजी ने सिर्फ क्रिटिक्स का ही नहीं बल्कि पूरे एक जनरेशन के बचपन का दिल जीत लिया था। जहां स्पाइडरमैन 3 ने मार्वल के उस दौर में रिलीज होकर स्टूडियो को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में लाने में हेल्प की, जब सुपर हीरोज फिल्मों पर लोग पूरा भरोसा नहीं करते थे। और शायद यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी स्पाइडरमैन 3 आज भी चर्चा में रहती है। और अगर आप टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और सैम रैमी के डायरेक्शन के फैन हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे ओरिजिनल मूवी एक नहीं बल्कि 2 पार्ट में बनने वाली थी। और अगर ऐसा होता तो अब तक हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी देखने को मिल जाती। स्पाइडरमैन के विलन की लिस्ट में और कौन कौन से डेंजरस विलन ऐड होने वाले थे और सैम रैमी किस विलन को हटाना चाहते थे। क्यों मूवी के डायरेक्टर वैनम की अपीयरेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्पाइडरमैन की आगे की सीरीज को डायरेक्ट करने से ही मना कर दिया। कितनी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वीएफएक्स टीम को, जो इसे अब तक की बेस्ट स्पाइडरमैन वीएफएक्स मूवी का टाइटल देती है। और सबसे बड़ा सवाल, कब आ रही है स्पाइडरमैन 4 मूवी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आने वाले फैक्ट्स स्पाइडरमैन 3 को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। स्पाइडरमैन 3 ये हॉलीवुड की सुपर हीरो बेस्ड एक्शन एडवेंचर मूवी थी, जिसे रिलीज किया गया था 4 मई 2007 को, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था सैम रैमी ने, जिन्होंने इससे पहले द डार्क मैन, इविल डेड 1, इविल डेड 2 और स्पाइडरमैन 1 और 2 मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $250 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $895 मिलियन का बिजनेस किया था और ये एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी, जहां ये उस साल हॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। 2007 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट द वर्ल्ड्स एंड, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फोनिक्स, स्पाइडरमैन 3 और शार्क द थर्ड। इस मूवी को सोनी प्रोडक्शन हाउस के अंडर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 6.2 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक के बटन को दबाइए और वीडियो शुरू करते हैं। हॉलीवुड की कई फिल्मों में जब सुपर हीरोज और सुपर विलन का कोलैबोरेशन दिखाया जाता है, तो वो फिल्म ऑडियंस के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग और इंटेंस बन जाती है। और ऐसा ही कुछ हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में देखने को मिला था, जहां सैंडमैन, वैनम और हैरी ऑसबॉर्न तीनों मिलकर स्पाइडरमैन के दुश्मन बने होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ओरिजिनली इस फिल्म का प्लान कुछ और ही होने वाला था, जहां सैम रैमी इस कहानी को 2 पार्ट्स में प्रोजेक्ट करना चाहते थे और इसके ओरिजिनल प्लान में वैनम का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। सैम रैमी के अकॉर्डिंग इसके पहले पार्ट में अंकल बेन के किलर फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन का पूरा ओरिजिन और स्पाइडरमैन वर्सेस सैंडमैन की इमोशनल और इंटेंस फाइट सीन दिखाना चाहते थे। वहीं दूसरे पार्ट में सैम रैमी का प्लान था डायलन बेकर के कैरेक्टर प्रोफेसर कर्ट कॉर्नर की स्टोरी को दिखाना, जिसमें वो धीरे धीरे लिजर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे ये साफ होता है कि सैम रैमी की प्लानिंग काफी पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन यहाँ एंट्री होती है सोनी स्टूडियो की, जिससे ये बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। सोनी इसके 2 पार्ट में पैसा लगाने की बजाय इसके 1 पार्ट में ही पैसा लगाने का सोच रहा था, जो इन्हें $1 बिलियन कमा के दे, जो प्रोडक्शन हाउस के अकॉर्डिंग तो सही साबित हुआ, लेकिन क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मूवी साबित हुई। किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप बनाने में उसके डायरेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्म अपने सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी और रॉयल्टी के दम पर बॉक्स ऑफिस पर पैसा तो कमा लेती है, लेकिन क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पीछे रह जाती है। और ठीक ऐसा ही कुछ स्पाइडरमैन 3 के साथ भी हुआ। दरअसल सैम रैमी के अकॉर्डिंग वो कभी भी वैनम को स्पाइडरमैन 3 में शामिल नहीं करना चाहते थे। रैमी का मानना था कि वैनम जैसे कैरेक्टर को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए एक पूरी फुल लेंथ मूवी की जरूरत है, न कि उसे एक ऑलरेडी क्राउडेड स्टोरी में डालने की। लेकिन उस समय मार्वल के प्रोड्यूसर एवी एरन का कुछ और ही मानना था। एवी एरन के अकॉर्डिंग वैनम की वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और लाखों फैंस वैनम को बिग स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड थे। इसी वजह से उन्होंने सैम रैमी को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपनी स्क्रिप्ट में चेंजेस करके वैनम को ऐड करें। इस बात को लेकर सैम रैमी और एवी एरन के बीच कई बार क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट हुआ। रैमी ने इस फिल्म को बचाने के लिए यहाँ तक कहा कि वो वैनम को इसकी फ्यूचर सीक्वल यानी स्पाइडरमैन 4 में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन एवी एरन ने सोनी स्टूडियो को यह बात कन्विंस कर दी कि वैनम को स्पाइडरमैन 3 में ही शामिल किया जाए। और आखिरकार सोनी स्टूडियो के प्रेशर के आगे सैम रैमी को अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़े और वैनम को कहानी में ऐड करना पड़ा। और यही क्रिएटिव डिससैटिस्फैक्शन पूरी फिल्म में साफ दिखाई देता है, जहां वैनम का कैरेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता और स्टोरी कई जगह पर रश्ड लगती है। बात की जाए स्पाइडरमैन 3 की कास्टिंग की, तो ये एक एस्टेब्लिश फ्रेंचाइज थी, इसलिए इसकी ओल्ड कास्ट में तो कोई चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही फिल्म में नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले थे, तो मेकर्स ने इसके नई कास्टिंग पर सीरियस प्लानिंग शुरू कर दी। जहां सबसे पहले बात करते हैं ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर की,
शुरुआत में इस रोल के लिए स्कारलेट जॉनसन और एलिशा कटबर्ट जैसे पॉपुलर एक्ट्रेस के नाम सीरियसली कंसिडर किए जा रहे थे, और वही वेनम यानी एडी ब्रॉक के रोल के लिए इनिशियली कुछ अलग प्लान थे। जहां एक टाइम पर जोई मैगलिनो, जो स्पाइडरमैन 1 में फ्लैश थॉम्पसन का रोल निभा चुके थे, उनको वेनम के लिए कंसिडर किया गया, लेकिन सैम रैमी वेनम को एक इविल मिरर वर्जन ऑफ पीटर पार्कर के रूप में दिखाना चाहते थे। इसी वजह से लास्ट में टॉफर ग्रेस को एडी ब्रॉक के रोल के लिए कास्ट किया गया। इसके साथ ही स्पाइडरमैन 3 मूवी में हमें कई ऐसे कैमियो भी देखने को मिलते हैं जो बिहाइंड द कैमरा हॉलीवुड की जानी मानी पर्सनैलिटी हैं, जहां इस फिल्म में सैम रैमी के तीनों भाइयों का इन्वॉल्वमेंट था, जैसे सैम रैमी जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इवान रैमी जिन्होंने इस मूवी को लिखा है, और टेड रैमी जो इस मूवी में हमें एज ए एक्टर नजर आए थे। और इसके साथ ही मूवी का एक सीन और भी है जहां जॉन जेमसन एक छोटी सी बच्ची से $100 में कैमरा खरीदता है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ये बच्ची कोई प्रोफेशनल चाइल्ड एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि ये सैम रैमी की असली बेटी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग शुरू होने से पहले टोबी मैगवायर लगभग फिल्म को छोड़ ही चुके थे, जिसके पीछे का रीजन ये था कि टोबी मैगवायर को स्पाइडरमैन 2 के दौरान एक सीरियस बैक इंजरी हो गई थी, जो स्पाइडरमैन 3 तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, और हैवी एक्शन सीन्स और वायर स्टंट की वजह से टोबी की बैक पेन काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें इंटेंस स्टंट करने से मना कर दिया। लेकिन सोनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था, जिसके लिए सोनी ने जैक जिलेनहॉल को बैकअप स्पाइडरमैन के तौर पर कंसीडर भी कर लिया था, जहां जैक जिलेनहॉल को स्पाइडरमैन सूट की टेस्ट शूटिंग तक कराए गए थे। अगर टोबी मैगवायर इस फिल्म को छोड़ देते तो उनकी जगह पर जैक जिलेनहॉल को ऑफिशियली कास्ट कर लिया जाता, लेकिन जैसे ही टोबी रिकवर हुए इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। स्पाइडरमैन 3 मूवी का वीएफएक्स अपने टाइम से कई आगे और बेहद एम्बिशियस था, और इसी वजह से ये फिल्म 2007 की सबसे महंगी फिल्म बन गई थी। तकरीबन $258 मिलियन के भारी भरकम बजट के साथ इस फिल्म ने वीएफएक्स की लिमिट को पूरी तरह पुश कर दिया। लेकिन वीएफएक्स डिपार्टमेंट के लिए सबसे टफ और चैलेंजिंग टास्क था सैंडमैन का ओरिजिन सीक्वेंस, वो आइकॉनिक सीन जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों सैंड पार्टिकल्स आपस में कोलैब होकर धीरे धीरे सैंडमैन की पूरी बॉडी बनाते हैं, जो आज भी वीएफएक्स हिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट और इमोशनल शॉट में गिना जाता है। इस सीन को रियल और इमोशनल बनाने के लिए वीएफएक्स आर्टिस्ट ने फिजिकल बेस्ड पर्टिकुलर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया, ताकि हर सैंड ग्रेन नेचुरल वेट और मूवमेंट के साथ बिहेव करे। सिर्फ इस 2 मिनट के सीन के रफ रेंडर को तैयार करने में वीएफएक्स टीम को लगभग 6 महीने लग गए थे, और सैंडमैन से जुड़े पूरे वीएफएक्स शॉट को शूट, सिमुलेशन और फाइनलाइज करने में मेकर्स को तकरीबन 3 साल का वक्त लग गया था। सैंडमैन का ओरिजिन सीक्वेंस इतना टेक्निकल और इम्प्रेसिव था कि इसे बाद में ऑस्कर नॉमिनेशन बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए कंसीडर भी किया गया। मूवी के वीएफएक्स से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जहां सोर्सेस के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट कॉस्ट्यूम जो पीटर पार्कर ने मूवी में पहना था, वो असल में कभी रियल में बनाया ही नहीं गया, बल्कि इसे पूरी तरह से सीजीआई के थ्रू बनाया गया था, क्योंकि सैम रैमी और वीएफएक्स टीम को डर था कि अगर सेट पर रियल ब्लैक सूट का इस्तेमाल किया गया तो लो लाइट सीन में स्पाइडरमैन बैकग्राउंड में डिसअपीयर हो सकता है और सारी डिटेलिंग फेड आउट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि पहले इसे नॉर्मल सूट में शूट किया जाए और बाद में सीजीआई से ब्लैक सूट ऐड किया जाए, जिस वजह से शूटिंग के समय टोबी हमेशा रेड ब्लू वाले स्पाइडरमैन सूट में ही शूट करते थे, जिसको बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में पूरा का पूरा ब्लैक सूट सीजीआई से रिप्लेस कर दिया गया। वेनम के वीएफएक्स एनिमेशन को क्रिएट करना जितना टफ था, उससे भी ज्यादा मुश्किल था वेनम की डरावनी रॉर और आवाज को डिजाइन करना। वेनम की आवाज को ज्यादा रॉ, एनिमलिस्टिक और टेरिफाइंग बनाने के लिए साउंड डिजाइनर ने तस्मानिया डेविल्स की असली आवाज का इस्तेमाल किया। तस्मानिया डेविल्स एक छोटा लेकिन बेहद एग्रेसिव मैमल एनिमल होता है, जो देखने में रैबिट जैसा लगता है, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। इस एनिमल की ग्रॉलिंग और स्क्रीचिंग आवाज वेनम के कैरेक्टर की ब्रुटैलिटी को परफेक्ट मैच करती थी, जिस वजह से इस एनिमल की वॉइस को वेनम की ओरिजिनल वॉइस की तरह यूज किया गया। इतने शानदार वीएफएक्स के बीच वेनम की डिजाइन और इसके लुक को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने भी आई, जहां वेनम का लुक फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि काफी सारे फैंस को वेनम का फाइनल सीजीआई लुक कॉमिक के मुकाबले कम बल्कि और कम इमिडिएटिंग लगा, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि सैम रैमी वेनम को एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि पीटर पार्कर का डार्क रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते थे, यानी ऐसा स्पाइडरमैन जिसने अपनी मॉरल बाउंड्रीज को क्रॉस कर लिया हो। इसी वजह से वेनम का डिजाइन जानबूझकर पीटर पार्कर के बॉडी टाइप के ज्यादा करीब रखा गया, और वही लैक ऑफ टाइम, मल्टीपल विलन और लिमिटेड स्क्रीन टाइम की वजह से वेनम के कैरेक्टर को प्रॉपर बिल्डअप नहीं मिल पाया, और बाद में यही बात स्पाइडरमैन 3 की सबसे बड़ी वीकनेस बनकर सामने आई। स्पाइडरमैन 3 मूवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म के मैक्सिमम एक्शन और स्टंट सीन बिना किसी बॉडी डबल के शूट किए गए थे, और इसी वजह से ये फिल्म टेक्निकली जितनी इंप्रेसिव है उतनी ही डेंजरस भी थी। फिल्म का एक यादगार सीन है जहां ग्वेन स्टेसी के सामने एक क्रेन बेकाबू होकर पूरी बिल्डिंग को डैमेज कर देती है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इस पूरे सीन के लगभग सभी स्टंट्स
ब्रूस दलास हावर्ड ने खुद परफॉर्म किए थे और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी। वहीं दूसरी तरफ थॉमस हैडन चर्च, जिन्होंने सैडमैन का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सबवे वाले सीन की शूटिंग के दौरान उनके हाथ की 3 उंगलियों की हड्डियां टूट गई थी। जहां मूवी के एक सीन में सैंडमैन स्पाइडरमैन की जगह पूरी ताकत से दीवार पर पंच मार देता है। उस सीन के लिए आर्ट डिपार्टमेंट को दीवार को फोम ब्रिक से तैयार करना था ताकि एक्टर को कोई नुकसान ना हो, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से दीवार का एक बड़ा सा हिस्सा असली कंक्रीट से बना रह गया और जैसे ही सैम रैमी ने एक्शन बोला, थॉमस हैडन चर्च ने अपनी पूरी ताकत से पंच मार दिया, जिस वजह से उनकी एक उंगली की तीनों हड्डियां टूट गई। बॉक्स ऑफिस पर इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी स्पाइडरमैन 4 मूवी अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? स्पाइडरमैन 4 जो सैम रैमी की ओरिजिनल ट्रिलॉजी की चौथी फिल्म हो सकती थी, लेकिन इसे अभी तक ऑफिशियली क्यों नहीं बनाया गया? जहां इसके पीछे की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन थे। सैम रैमी और सोनी पिक्चर्स के बीच स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट और स्टोरी को लेकर बहुत बड़े डिसएग्रीमेंट थे। रैमी चाहते थे कि कहानी हाई क्वालिटी, मीनिंगफुल और ट्रिलॉजी के हिसाब से परफेक्ट हो, लेकिन सोनी चाहता था कि मूवी फास्ट पेस्ड और कमर्शियली बैंकेबल बने। और इसी क्रिएटिव क्लैशेस की वजह से रैमी ने साफ कह दिया कि वो एक कमजोर फिल्म नहीं बनाना चाहते और स्क्रिप्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। रैमी ने खुद कहा था कि उन्होंने स्पाइडरमैन 3 में कॉम्प्रोमाइज किया था और वो इसकी अगली फिल्म को बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन स्क्रिप्ट सही ढंग से तैयार नहीं हो पा रही थी ड्यू टू क्रिएटिव क्लैशेस। और जब रैमी ने फिल्म से हटने का फैसला किया तो सोनी ने इसको आगे बढ़ाने की बजाय इसकी फ्रेंचाइज को रिबूट करना शुरू कर दिया और 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन के नाम से एंड्रू गारफील्ड वाली नई स्पाइडरमैन सीरीज शुरू कर दी। लेकिन अभी क्या अपडेट है स्पाइडरमैन 4 को लेकर? तो अभी न्यू स्पाइडरमैन 4 मूवी तैयार हो रही है, लेकिन वो सैम रैमी और टोबी मैगवायर वाली नहीं, बल्कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई स्पाइडरमैन मूवी है जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसमें टॉम हॉलैंड एज अ पीटर पार्कर वापस आ रहे हैं, जिसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आई थिंक वो हमें 2026 के लास्ट में देखने को मिल सकती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया? प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करिए। और अगर आपको आगे किसी और हॉलीवुड मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।